नमस्कार फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल। देखो, अपना पिछली क्लास के अंदर जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। इस टॉपिक पे हम लोग बात कर रहे थे। तो अपना जो आज का क्वेश्चन है यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो, डिड एनीवन इनवाइट रचना टू द पार्टी। अगर मैं इसका हिंदी ट्रांसलेशन करता हूं तो ये बनेगा, क्या किसी ने रचना को पार्टी में इनवाइट किया था। तो इसको जब हम लोग आंसर करेंगे तो डिड जो होता है ना, तो वो पास्ट सिंपल में आता है और पास्ट सिंपल पैसिव वॉइस में बदलेगा वोज या वर में। जो पहली मेरी क्लास है उसमें आपको बता रखा है कि कौन सा चीज किस में कन्वर्ट होगा। तो डिड आपका कन्वर्ट हो जाता है वोज या वर में। ठीक है, तो पैसिव इसका सीधा सा फॉर्मूला है, जहां हेल्पिंग वर्ब है वहां हेल्पिंग वर्ब लगाओ। तो वो तो सब जगह लगा रखा है, इस यहाँ पे लगा रखा है, तो इसका मतलब ये आंसर नहीं आने वाला है। यहाँ पे हेड लगा रखा है, ये भी आंसर नहीं आने वाला है। ठीक है, वो यहाँ पे ऑब्जेक्ट इसका रचना है, तो यहाँ पे ये लिख दिया हमने। हेल्पिंग वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट आप लगाते हैं। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पे लगाएंगे। इनवाइटेड होना चाहिए, गोइंग कहां से आ गया भाई, आना ही नहीं चाहिए। आंसर तो ये होगा वो रचना इनवाइटेड टू द पार्टी। और अगर आपके सब्जेक्ट बाई मतलब सब्जेक्ट आपका एनीवन हो गया, या एनीबॉडी हो गया, या समवन हो गया, ठीक है, समवन हो गया या समबडी हो गया, अगर ऐसे सब्जेक्ट आते हैं तो हम लोग कभी भी बाई का यूज नहीं करते हैं लास्ट के अंदर। तो ये भी अपना आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन था अपना, डिड एनीवन इनवाइट रचना टू द पार्टी। तो अपना जो आंसर आएगा, डिड बदल गया वोज वर में। यहां पर भी वोज यहाँ पे लिखा हुआ है, रचना यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। यहाँ पर आपको पता है, सबसे पहले जहां हेल्पिंग अप होती है वहां हेल्पिंग अप लगाते हैं, और जहां सब्जेक्ट होता है हम वहां ऑब्जेक्ट को लेके आते हैं, और उसके बाद में हमें मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लेके आनी होती है। तो इसमें तो इसने गोइंग टू लगा रखा है, तो ये तो इसमें आंसर नहीं आ सकता। और सी और डी पहले से ही गलत है, क्योंकि इस यहाँ पे उपयुक्त उत्तर ही नहीं है, क्योंकि डिड जाएगा ही नहीं जयमार में, और हेड में जाना ही नहीं है। तो ये अपना ए इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन वी सोल्व दिस प्रॉब्लम, ये आपका सवाल है यहाँ पे। कैन वी सोल्व दिस प्रॉब्लम, स्टूडेंट्स ये भी आपका इंटरोगेटिव वाक्य है, और आप लोग जानते हो इंटरोगेटिव में एचवी वाला जब वाक्य आता है, इंटरोगेटिव में ये वाला भी कौन सा है, एचवी वाला है। तो जहां पे आपको एचवी दिख रहा है वहां पे आपको एचवी लगाना है। क्वेश्चन आपका है, क्या हम इस समस्या को हल कर सकते हैं। तो यहाँ पे कैन का कैन आना चाहिए वापस, और बी लगना है। और बी कहां लगना है, जो आप ऑब्जेक्टिव केस को सब्जेक्ट की जगह लेके आएंगे। इसके अंदर देखो, ये आपका एचवी हो गया, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये आपकी वी फर्स्ट हो गई, और दिस प्रॉब्लम की बात करें तो ये इसका ऑब्जेक्टिव केस हो गया। अब हम जब इसको चेंज करेंगे तो आपको बताया मैंने, जहां पे एचवी आए वो एचवी लगाओ, ऑब्जेक्ट का आप सब्जेक्ट बना दो। अगर इसके बाद में अगर आपको बी की या बीइंग की या बीन की जरूरत पड़ती है तो आपको सब्जेक्टिव केस जो लिखेंगे उसके बाद में लिखना है। ये पैसिव संरचना लिख रहा हूं मैं, और मेन वर्ब की आपको थर्ड फॉर्म लेके आनी है, और बाई और ऑब्जेक्ट आप लगाते हैं अगर आपने आवश्यकता हो तो। स्ट्रक्चर को आप देखें, एचवी लेके आनी है, तो कैन की जगह एचवी, आपका कैन सब जगह ही आ रहा है। अब यहाँ पे वी सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्टिव केस आप लेके आएंगे, तो ये आपका दिस प्रॉब्लम दिस प्रॉब्लम दिस प्रॉब्लम सब जगह हो रहा है। इसका मतलब अभी तक सारे सही हैं। अब मेरे को बी पे जाना है, बी यहाँ पे है, यहाँ भी है, इनमें नहीं है, सी में नहीं है, सी कट गया, डी में नहीं है, डी भी कट गया, क्योंकि आपने को सब्जेक्टिव केस लगाने के बाद में आपको बी लगाना होता है। तो बी आप पुटअप करेंगे, तो यहाँ पे बी आपने लगा दिया, और अब अपने को मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। देखो भाई, थर्ड फॉर्म यहाँ भी है, यहाँ भी है, लेकिन वी सब्जेक्ट है, इसका ऑब्जेक्ट तो बनाना पड़ेगा, तो बाई एस हम लोग करा देंगे, और अपना आंसर बी यहाँ पे आ जाएगा। अब आंसर
बी यहाँ पे क्लियर हो जाएगा आंसर, ये ध्यान रखें आप लोग। जिस भी स्टूडेंट्स को स्क्रीनशॉट वगैरह लेना हो वो लेते रहे साथ साथ में। पेसीओ इसका अपना ये सेकंड क्लास चल रहा है आज। और जो विद्यार्थी नए आए हैं, मैं आपको फिर कहूंगा, टेंस के जो क्लास हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट की क्लास हैं, वो आप लेके आए। स्टार्टिंग अपना ये 10वां क्लास है आज, ठीक है। टेंस के ऊपर 4 क्लासें अपलोडेड है पहले से ही, और 4 क्लासें डायरेक्ट इनडायरेक्ट के ऊपर हैं। तो धीरे धीरे मतलब जो आपकी 150 क्लासेस होगी आपकी, वो सारी क्लासेस अपलोड कर देंगे, जिससे आपको पूरा आइडिया आ जाएगा कि ग्रामेटिकल पोर्शन क्या क्या है। नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन है अपने सामने। क्वेश्चन लिखा हुआ है, हु बिल्ट द ताजमहल। थोड़ा फुल हिंदी कर देता हूँ ताकि समझ में आ जाए। थोड़ा सा अगली क्लास में फॉन्ट को बोल्ड करा के लाएंगे, तो मैं समझ रहा हूँ कि थोड़ी बहुत समस्या हो सकती है दिखने में एक बार के लिए। तो अभी मेरे हिसाब से एकदम क्लियर आपको दिख रहा है, तो हम इसी के अंदर सोल्व करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है क्वेश्चंस को। क्वेश्चन अपने सामने है, हु बिल्ट द ताजमहल। हु बिल्ट द ताजमहल। जब भी स्टूडेंट एक बात याद रखें, हु का जब वाक्य आता है, हु का जब भी कोई सेंटेंस आपके आएगा, तो हु को हम लोगों को बाय हुम में कन्वर्ट करना होता है, समझे। हु को अपने को बाय हुम में कन्वर्ट करना होता है। तो ये आप लोगों को प्रथम आवश्यकता आपकी रहेगी, बाय हुम आप लगाएंगे। बाय हुम के बाद में आपको एचवी लगाना है। एचवी के बाद में जो आपका ऑब्जेक्टिव केस बनेगा, उसको हमें सब्जेक्टिव केस बनाना है, और मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको लगा देनी है, और क्वेश्चन मार्क एंड में लगेगा, अंत में लगेगा। ये हु वाले वाक्य जब भी आएंगे, उनका ये स्ट्रक्चर आपको फॉलो करना है। बाय हुम आप लगा दीजिएगा। बाय होम के बाद में यहां पे आपको एचवी लगाना है, जो भी आपका आ रहा है एचवी। बाद में आपको जो ऑब्जेक्टिव केस आया है, जैसे ये ऑब्जेक्टिव है यहाँ पे, तो उसको हमें सब्जेक्ट बना देना होता है, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म अपने को लिख देनी होती है। तो ये आपका आंसर है। तो यहां पर देखो, बाई होम यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, और यहां भी है, सब जगह ही बाई होम है। तो भाई हम, आपका प्रश्न बिल्कुल सही है कि हम कौन से पे जाएं। बिल्कुल आप स्ट्रक्चर वाइज जाइए। देखो यहां पर बाई होम है, तो यहां पे मैंने कहा ना, हु बिल्ट, बिल्ट की बात करें तो ये सेकंड फॉर्म है, और यहां पे आगे ऑब्जेक्ट है। सेकंड फॉर्म कौन से टेंस में आता है? अरे भाई सेकंड फॉर्म आता है पास्ट सिंपल टेंस में। और पास्ट सिंपल को जब पेसिव बनाते हैं, पहली क्लास में समझा के आया हूं, वो वोज या वर में बनेगा, वोज या वर में जाना चाहिए। और इसका ऑब्जेक्टिव केस कौन है? ताजमहल है। तो ताजमहल की अगर हम बात करें, तो वो तो वही सिंगुलर ही है ना। अरे वो सिंगुलर है, सिंगुलर है, इसका मतलब वोज या वर में जाएगा। तो यहां पे देखो वोज में जाएगा, सॉरी। तो यहाँ पर वोज लिखा हुआ है, ये मैं मान सकता हूँ एक बार के लिए। यहाँ तो भाई इसने हेल्पिंग आप लगाया ही नहीं, और मैं तो पहली बार कह के आया हूँ कि बाई होम के बाद में आप एचवी लगाइएगा। एचवी है ही नहीं, नहीं आएगा आंसर। इसमें भी एचवी नहीं आएगा आंसर, इसमें एचवी है। अरे भाई इसके अंदर तो एचवी है, लेकिन हेड में तो नहीं जाता ना। डायरेक्ट से जब इनडायरेक्ट आप कर रहे थे, तब आपको ध्यान में रखें, जो आपका पास्ट सिंपल टेंस है, वो आपका पास्ट परफेक्ट में जा रहा था। लेकिन एक्टिव पेसिव का जो पास्ट सिंपल टेंस है, वो पास्ट परफेक्ट में जाएगा, ये कंफर्म मानिएगा आप लोग। तो यहां पे वोज यहां पे आना चाहिए था, और ये आपने सब्जेक्ट लगा दिया यहां पे, और ये थर्ड फॉर्म कर दिया, और ए आपका आंसर हो जाएगा, और आपका उत्तर ए बिल्कुल सही है। सारे बच्चे इसका सवाल का स्क्रीनशॉट ले लें, आगे भी बहुत सारे क्वेश्चंस आने हैं जिनमें आपको समस्या फील ना हो। स्क्रीनशॉट लेके रखें आगे सारे विद्यार्थी, आने वाले क्वेश्चंस की आपको दिक्कत महसूस ना हो, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं, क्योंकि इससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। हु के काफी सारे क्वेश्चंस आपको और भी दिखाऊंगा मैं, तो आप बिल्कुल एक एक सवाल का स्क्रीनशॉट लेके रखें। चलो नेक्स्ट सवाल करते हैं हम लोग फिर।
देखो विद्यार्थियों, मैं पूरी स्क्रीन पे ले रहा हूँ सवालों को, क्योंकि थोड़ी दिक्कत महसूस मुझे पता है हो रही है आपको। आज थोड़ी फ़ॉन्ट बड़ा करेंगे अगली क्लास में और इसको बोल्ड करवाएँगे, तो आपको ये भी जो समस्या है वो नहीं आने दी जाएगी। बड़ा करने की कोशिश की जा रही है, पूरी स्क्रीन पे क्वेश्चन को डाल रहा हूँ मैं, ताकि आप लोगों की समझ में आ जाए। हू आस्क्ड यू टू ड्राफ्ट दिस लेटर? बिल्कुल सारे विद्यार्थी आप कर सकते हो, सभी विद्यार्थी कर सकते हो। देखो बिल्कुल आसान से आसान तरीका, सिंपल सवाल है एकदम से। कैसे भाई? भाई बाय हू क्यों आएगा? मुझे सॉरी, मैंने पेन सेलेक्ट नहीं किया। बाय हू क्यों आएगा? क्यों आएगा भाई? बाय हूम होना चाहिए था यहाँ पर, तो ये गलत हो गया। यहाँ पे बाय हू क्यों आया? गलत हो गया। अब अपने सामने कौन बचा? बाय हूम, और यहाँ भी बाय हूम, बिल्कुल सही है। हु आस्क्ड यू? आस्क की बात करें तो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। यू की बात करें तो ये इसका ऑब्जेक्टिव केस बन रहा है। टू ड्राफ्ट दिस लेटर, ठीक है, ये अदर पार्ट है। तो तुमने हु आस्क्ड यू, आपको किसने कहा इस लेटर को ड्राफ्ट करने के लिए? तो मेरे पास सी और डी आंसर बन रहे हैं। मैं या तो सी पे जाऊंगा या डी पे जाऊंगा, लेकिन मेरा ग्रामर कहता है कि हु वाले वाक्यों को मैं बाय होम करता हूं, बाद में मुझे एच भी लेके आना होता है। हु वाले वाक्य में जो ऑब्जेक्ट होता है उसको मैं सब्जेक्ट बनाता हूं, और मैन वर्ब की मैं थर्ड फॉर्म लगाता हूं, और अंत में क्वेश्चन मार्क, बचा हुआ रेस्ट पार्ट है वो लिख देते हैं, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। भाई यहां पर तो सब्जेक्ट लिख रखा है इसने, यहां पर तो इसने सब्जेक्ट लिख रखा है, तो सब्जेक्ट तो क्यों लिखेगा भाई? ये गलत हो गया। आंसर तो आएगा सी। यू सब्जेक्ट है इसका, यू से पहले हमने क्या लगा दिया? वर्ब। आस्क्ड यहाँ पे मैन वर्ब है, टू ड्राफ्ट दिस लेटर, और क्वेश्चन मार्क यहाँ पे एंड में लगा हुआ है, तो सी जो स्टूडेंट सही कर रहे हैं। देखो मैंने पहले भी कहा था सभी स्टूडेंट से, और फिर कह रहा हूं, एक मेरा निवेदन है आप लोगों से ज्यादा बच्चों को क्लास को शेयर किया करो, ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक ये क्लास पहुंचाने की कोशिश करें। जिन स्टूडेंट्स को नेवी की तैयारी करनी है, एसएससी की तैयारी करनी है, एयरफोर्स की तैयारी करनी है, बैंकिंग की तैयारी करनी है, और यहां तक कि 10th क्लास के विद्यार्थियों के लिए, 9th क्लास के विद्यार्थियों के लिए, 8th क्लास के विद्यार्थियों के लिए भी ये सेशन बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि पूरी की पूरी आगे की जो ग्रामर है, ये जो टॉपिक चला रखे हैं मैंने, इन्हीं के ऊपर बेस्ड है। तो सबसे पहले हम देखो, हमने जब पढ़ाई करी है तो हमारी को भी बेसिक्स फंडामेंटल क्लियर कर रहे हैं। तो मैं सभी स्टूडेंट से मेरा एक ही बात कहनी है, अपने फंडामेंटल क्लियर करके आए, और जो स्टूडेंट थोड़ा बहुत जानते हैं वो फटाक से अपने आंसर निकाल के आंसर लिख दिया करो नीचे, और फिर अपने आप से मैच किया करो कि यहाँ पे इसका आंसर क्या आएगा। एक वाक्य जब जिस प्रकार का आ जाता है, उस प्रकार के वाक्य जब दोबारा आपका आ रहा है, तो उसका आंसर आप खुद निकाल के कमेंट बॉक्स में डाल दिया करो। नेक्स्ट सवाल, WH वर्ड का वाक्य है, When did he return my books? वह मेरी बुक्स कब लौटाएगा? देखो स्टूडेंट्स, WH वर्ड वाले की बात करें तो जब भी WH वर्ड का वाक्य आता है, बिल्कुल अब मेरे हिसाब से साफ आपको दिख रहा है, ज्यादा कोई दिक्कत आएगी नहीं आपको इसमें। यहाँ पर देखो, पहले एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर देख लिया करो, थोड़ा सा समझ लिया करो। ये इसके अंदर WH वर्ड है, बहुत आराम आराम से पढ़ा रहा हूं। डिड की बात करें तो ये इसका हेल्पिंग वर्ब है, HV जिसको हम बोलते हैं। ही की बात करें तो ये इसका सब्जेक्ट है। रिटर्न की बात करें तो ये इसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और माई बुक्स की बात करें तो ये इसका ऑब्जेक्ट है। क्वेश्चन बन गया अपने सामने, अपने को करना क्या है? WH वर्ड का वाक्य है, सबसे पहले WH वर्ड वापस लगाइए। लग रहा है सब में लग रहा है भाई, तो अभी तक तो मेरा आंसर सभी है। डिड WH वर्ड वाले में क्या करना है? जो हेल्पिंग वर्ब आता है उसकी जगह बदलने के बाद में क्या हेल्पिंग वर्ब लगनी चाहिए वो आपको लगानी है। और मैं आपको बिल्कुल क्लियर कह रहा हूं, डिड पास्ट सिंपल का टेंस है, और ये मैं बार बार आपको इसलिए नहीं लिखा रहा हूं कि पहली जो एक्टिव पैसिव की क्लास है वहां पे ये सारा मैटर पड़ा है, कौन किस में जाएगा, और जैसे जैसे क्वेश्चन आ रहे हैं आपको बिल्कुल बताने की मैं कोशिश करता रहता हूं। तो डिड यहाँ पे वोज या वर में जाना चाहिए। देखो मेरे भाई, इसके अंदर तो विल है, नहीं आएगा, इसके अंदर हैज है, नहीं आएगा, इसमें आर है, नहीं आएगा।
तो कंपटीशन वाले विद्यार्थियों के लिए जिनके ऑप्शन आते हैं उनके लिए हेल्पिंग वर्ब भी क्लियर होती है, तो भी वो आंसर तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, ये सवाल मैंने घर तैयार नहीं करे हैं, कंपटीशन एग्जाम्स में पूछे गए हुए सवाल है, इसलिए मैं हर टॉपिक का टाइटल रहता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। आप सोल्व कीजिए क्वेश्चंस को, आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, कोई भी एग्जाम देने आप जाएंगे बिल्कुल आप अच्छा कर पाएंगे। यहाँ पे इसके अंदर ऑब्जेक्ट माई बुक्स है, तो ये देखो माई बुक्स यहाँ पड़ा, और मैंने कहा था WH वर्ड के बाद हेल्पिंग आप लगना चाहिए, डिड बदलता है वॉज या वर में, और माई बुक्स अगर ये सब्जेक्ट की बात करूं तो ये प्लूरल बनेगा सब्जेक्ट, इसके आंसर से यहाँ पे वर लगेगा। मैन वर्ब यहाँ पे रिटर्न है, लौटाना होता है, थर्ड फॉर्म इसका करेंगे रिटर्न हो जाएगा, सब्जेक्ट इसका ही था, ही का ऑब्जेक्टिव केस बनाया बाय हिम हो जाएगा। आपका आंसर 1 नंबर आंसर हो जाएगा। ले लीजिए स्क्रीनशॉट, रखिए अपने पास में। देखो कभी WH का आएगा, कभी हेल्पिंग अप का आएगा, कभी हु वाला आएगा, सारे पैटर्न के वाक्य आज की क्लास में रिपीट होने वाले हैं। आप बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ में उनको करते रहें, और उस जैसा वाक्य दोबारा आता है, मैं आपको बोल के कहता हूं ये उस जैसा वाक्य है जो आप पहले करके आए हैं। ठीक है, आप बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ सवालों को किया करो। नेक्स्ट सवाल अपना, अब देखो स्टूडेंट्स, अब मैं क्या बोलूं, हु वाला वाक्य आया है, आपका आंसर आ जाना चाहिए फटाफट। सवाल स्क्रीन के ऊपर है, आप देख सकते हैं। हु हैज रिटन दिस एसे, ये निबंध किसने लिखा है। अब एकदम क्लियर है, स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चंस वगैरह आपको दिख रहे हैं, जहां तक मेरा आइडिया है बिल्कुल एक ही क्वेश्चन क्लियर दिख रहा है। आप लोगों को कितनी बार बताऊं कि हु वाले वाक्य जिनको आ रहा है वो फटाफट करेंगे। हु वाले वाक्य हेल्पिंग आप बाई होम लेंगे, उसके बाद में HV लेंगे, जो ऑब्जेक्ट होगा उसको सब्जेक्ट बनाएंगे, इसके बाद में आपको लगता है कि इसके बाद में बी की या बीइंग की या बीन की आवश्यकता है, तो वो सब्जेक्टिव केस के बाद में आपको लिखना होगा, और लास्ट के अंदर V3 आपको लगाना होता है, और कोई बचा हुआ पार्ट है तो वो लगा देते हैं। तो यहां पर स्टूडेंट्स हैज आया है, देखो हैज, और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म। टेंस की क्लास अगर आपने ली है तो आप लोग जानते हो कि हैज और हैव प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आते हैं, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस अगले टेंस की हेल्पिंग अप लेगा, तो वो हैज या हैव, हैज बीन और हैव बीन में जाएगा। ठीक है, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की जो हेल्पिंग वर्ब होती हैं वो हैज बीन और हैव बीन होती हैं, इस कारण से यहाँ पे हैज बीन आएगा आंसर। तो यहाँ पे स्टूडेंट देखो हैज है, नहीं आना चाहिए, इज क्यों आ गया भाई, ये तो गलत है ना, सेकंड फॉर्म लगा रखा है इसने। अब देखो हैज यहाँ पे लिखा है बाई होम के बाद में, देखो पहले बात तो ये हु का हु ही नहीं रहेगा, एक बात तो ये होगी, बाई हुम हो सकता था, बाई हुम हो सकता था, बाई हुम हो सकता था, A C और D पे बात कर रहा हूं, लेकिन ए गलत हो गया क्योंकि हैज का तो इज का भी नहीं आएगा, पैसिव इसके अंदर गलत हो जाएगा, यहां पे भी हैज है और यहां पे भी हैज है। स्टूडेंट्स ये मैं क्या बोलूं आपको, दोनों ही सही हो गए हैं ऑप्शन। अच्छा द ऐसे है, बिल्कुल चौथा कर जाएगा, दिस ऐसे की बात हो रही है, दिस ऐसे। ठीक है, इतने कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन तो नहीं देगा वो, लेकिन खैर कोई और मिस्टेक कर देगा इसके अंदर, सी आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि बीन यहाँ पे लगाना चाहिए था, इसने भी लगाया है, रिटर्न थर्ड फॉर्म इसने भी लगाया है, लेकिन यहाँ पे सब्जेक्टिव केस दिस ऐसे था और इसने द ऐसे ही लिख के छोड़ दिया है, तो आपका आंसर सी हो जाना चाहिए था। नेक्स्ट सवाल, काफी क्वेश्चन है आज, इसलिए सोल्व करते चलो फटाफट। Did all the candidates complete the paper on time? मैं आपको हिंट दे रहा हूं, आप आंसर लेके आए, कमेंट बॉक्स में आंसर डालेंगे। डिड से स्टार्ट हो गया है, इसका मतलब HV से शुरू हुआ है, HV के बाद में यहाँ पे ऑल द कैंडिडेट्स लिखा है, ये स्टूडेंट्स सब्जेक्ट है। कंप्लीट की बात करें तो ये इसके अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, द पेपर की बात करें तो ये इसके अंदर ऑब्जेक्टिव केस है, और ऑन टाइम ये तो सब एडवर्बियल रहते हैं, और अंत में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो भाई डिड बदलता किसमें है, कितनी बार समझाया है आज,
डिड बदलता है वोज या वर में। तो यहां पर देखो वोज है, इसको मैं कंसीडर करूंगा। यहां पर तो कुड है, नहीं आएगा। यहां पर हैड है, नहीं आएगा। यहां पे वोज है, ठीक है। अब देखो इसके अंदर ऑब्जेक्ट कौन है, द पेपर है। कंप्लीट यहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और ऑल द कैंडिडेट्स, ये इसका सब्जेक्टिव केस है। अब इसको आंसर आप बिल्कुल इजी वे से लेके आ सकते हैं। मैं कहता हूं कंपटीशन की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो बिल्कुल एकदम 1 सेकंड में उत्तर लेके आ सकते हैं। डिड बदलता है वोज वर्ब में और सब्जेक्ट की स्थान पे ऑब्जेक्ट आएगा। द पेपर यहां पे हो जाएगा, यहां पर तो भी पेपर है, सब में है, ठीक है। अब यहां पर देखो कंप्लीटेड होना चाहिए था, इसने क्या कर रखा है, ए में गलती कोई बड़ी नहीं है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को फर्स्ट फॉर्म ही रख दिया और पेसिव वॉइस कहता है कि थर्ड फॉर्म आपको लेके आना है, तो ए भी कट गया, तो बच गया कौन, डी आपका आंसर हो जाएगा, कंप्लीटेड बाय ऑल द कैंडिडेट्स ऑन टाइम। हेल्पिंग वर्ब की जगह हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट और एडवर्बियल जो बचा हुआ वो लिख दिया और आपका आंसर यहां पे डी आंसर आपका हो जाएगा। पिछले क्लासेस के माध्यम से, कमेंट्स के माध्यम से मुझे विद्यार्थियों ने बताया था कि सर मेरा इंग्लिश काफी डाउन था और जब से मैं क्लास से लेने लगा हूं इंप्रूवमेंट हुआ है। मैं आपको गारंटेड कहता हूं इंप्रूवमेंट होगा। ऐसे बहुत सारे विद्यार्थी आए हैं लाइफ के अंदर जिनको हमने टीच कराने का मौका मिले हैं और बाद में वो स्टूडेंट पढ़े, मेहनत किया और बिल्कुल आज अच्छी अच्छी पोस्ट के ऊपर नौकरी भी कर रहे हैं। तो आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहें। सबसे पहली बात यह है, बिल्कुल घबराएं ना। इंग्लिश को देख के बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि मैं नहीं कर पाऊंगा, ये सबसे बड़ी आपकी ड्रॉबैक है। देखो टारगेट कोई भी मुश्किल नहीं होता, जरूरी होती है एक सही दिशा में मेहनत करने की। कहते हैं ना, इंसान की दिशा और दशा बदलते हुए समय नहीं लगता, लगता है मेहनत करने में, और वो मेहनत आप करते चलिए, रिजल्ट्स आपके सामने होंगे, जरूर होंगे। आप अपनी जगह बिल्कुल स्ट्रांग रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक छोटा सा सवाल है, आपको शायद स्क्रीन पे दिखा भी नहीं होगा। इतने छोटे सवाल भी क्या एग्जाम में आते हैं क्या सर? मैं आपको बोल दूं, एग्जाम का एग्जामिनर होता है ना, उसका कोई भरोसा नहीं होता वो कैसे क्वेश्चन और कहां से क्वेश्चन उठा के लाए। ठीक है, ये छोटा सा प्रश्न आपको लग रहा है लेकिन ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट आपको देके जाएगा। छोटा सा क्वेश्चन आपको लग रहा है लेकिन कॉन्सेप्ट इसका बड़ा है। वैसे तो बहुत छोटा सवाल भी है और छोटा सा आंसर भी है। आई की बात करें, ये सब्जेक्ट है। नो यहाँ पे जानना होता है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। और हर की बात करें तो ये इसका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब देखो ऑब्जेक्टिव केस को सब्जेक्टिव बनाते हैं। बना दिया भाई, सी 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 सब में तो बना रखा है, तो अभी तक तो मेरा आंसर सभी हो सकते हैं। अब देखो भाई ये टेंस कौन सा हुआ, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट में यहां पे क्लियर करूंगा दोबारा। सब्जेक्ट के बाद में वी फर्स्ट या उसके साथ में एस या ईएस लग जाए, उसको हम इंग्लिश ग्रामर में प्रेजेंट सिंपल टेंस के नाम से बुलाते हैं। उसको हम इंग्लिश ग्रामर में प्रेजेंट सिंपल टेंस कहते हैं। और सभी स्टूडेंट्स ध्यान रखें, प्रेजेंट सिंपल टेंस बदलता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में। सर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में क्या आएगा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में इज या एम या आर में से आना चाहिए। तो हम इज लगाएंगे, आर लगाएंगे, तो वो तो डिपेंड करेगा सब्जेक्ट के ऊपर। ठीक है, सब्जेक्ट मेरा सी है, तो देखो सब में सी इसने लगा रखा है, सबने सी लगाया है, सब क्वेश्चन में सी लगा रखा है, तो सभी जगह सही है। सी इज। अब देखो थर्ड फॉर्म आपको लगानी है, नॉन 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 और नॉन। तो क्या करना चाहिए? ये सवाल एसएससी के एग्जाम में कई बार पूछा गया है। इसने गलती क्या करी है? बच्चे क्या करते हैं, सब सोचते हैं कि बाई में लगा दूं मेरा आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि पैसिव इसका जनरल कॉन्सेप्ट पहली क्लास में मैंने कहा था, सामान्यतः ऑब्जेक्ट से पहले हम लोग बाई का प्रयोग करते हैं। लेकिन आपको याद रहना चाहिए, नॉन अगर वर्ब आएगा तो बाई नहीं लेगा, टू लेगा, बाकी सब गलत हो जाएंगे। टू आई तो हो नहीं सकता, बाई मी यहां पे इसलिए नहीं होगा कि नॉन के बाद में बाई नहीं लगता, और विद भी नहीं लेगा। आपका जो आंसर है वो ए हो जाएगा। और मैं आपको कह रहा था ना, छोटा सा सवाल है लेकिन सवाल का कभी छोटा या बड़ा नहीं होता, क्योंकि सांप का जहर छोटे सांप में और बड़े सांप में कभी कम या ज्यादा नहीं होते हैं, असर सबका बराबर करते हैं।
आपको एग्जाम में एक एक सवाल से लड़ना होता है, एक एक सवाल से संघर्ष करना होता है, और वही चीज मैंने आपको बताने की कोशिश किया। यहाँ पे ए आपका आंसर हो जाएगा। और मैं कह रहा हूं बहुत सारे स्टूडेंट जब इस सवाल को देखते ही आंसर लेके आएंगे, आंसर पे जाएंगे, वो सोच रहे होंगे कि सी आंसर सर ने क्यों नहीं किया। मैंने अभी आपको कॉन्सेप्ट समझाया है, आप इसको दोबारा से देख लेना, पढ़ लेना, आपको आंसर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये सवाल था मेरा, ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की अगर हम बात करें, काफी फ्रेजल वर्ब्स के टाइप की क्वेश्चन भी आ रहे हैं अब। He laughed at me, वह मेरे ऊपर हंसने लगा। सवाल देखिएगा, यहां पे सबसे पहले मैं हमेशा टेंस एनालिसिस करता हूं वाक्य जब भी पढ़ता हूं। ही लाफ्ड, लाफ यहाँ पे सेकंड फॉर्म है, तो यहाँ पे लाफ्ड हो जाएगा, और लाफ के साथ में हमेशा एट प्रीपोजिशन लगता है, और मी यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो जाएगा। समझ गए? तो इसका मतलब सब्जेक्ट के बाद में सेकंड फॉर्म, इसको हम लोग इंग्लिश ग्रामर में पास्ट सिंपल टेंस कहते हैं। ये आपका होमवर्क होता है स्टूडेंट्स, ये पहले आप लोग कर लिया करो वाक्य देखते ही। आपको जरूरी नहीं पहले आंसर लेके, पहले आप थोड़ा कॉन्सेप्ट उसके ऊपर होमवर्क किया करो कि इसका क्या होमवर्क होना चाहिए। मैंने कहा ना, सब्जेक्ट के बाद सेकंड फॉर्म आया, पास्ट सिंपल टेंस होगा, और पास्ट सिंपल पास्ट कॉन्टिन्यूस की हेल्पिंग आप लेगा, इसका मतलब वोज या वर आने वाला है। तो सब में इसने वोज लगा रखा है। मी का बन जाएगा आई, आई वोज, आई वोज, आई वोज, आई वोज। अब देखो, लाफ्ड एट, लाफ्ड एट, लाफ्ड बाई क्यों कर दिया भाई इसने? ये तो यहां गलत हो गया। लाफ्ड एट, लाफ्ड एट तो किया है, लेकिन हिम सीधा नहीं आएगा, बाई लेगा अंत में। लाफ्ड एट टू हिम, ये भी गलत हो जाएगा। आई वॉज लाफ्ड एट बाई हिम। यहां पे आपका डी आंसर सही हो जाएगा, बाकी सारे कट जाएंगे। डी आपका उत्तर हो जाएगा। असेरेटिव वाक्य था ये, बिल्कुल मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, ये असेरेटिव सेंटेंस था। चीजें आपके समझ में आने लगी होंगी। असर्टिव सेंटेंस को ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाते हैं डायरेक्टली, हेल्पिंग आप लगाते हैं, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आप लगाते हैं, और लास्ट में आप ऑब्जेक्ट लगा देते हैं। नेक्स्ट सवाल, रानी गेव हिम ए लेटर। रानी गेव हिम ए लेटर, रानी ने उसको एक पत्र दिया। बिल्कुल देखो स्टूडेंट, कुछ वाक्य आपके डबल ऑब्जेक्ट के आएंगे, ठीक है, डबल ऑब्जेक्ट के आएंगे, तो कैसे पता लगेगा? देखो, एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे हिम है और एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे लेटर है। देखो, जो आपका सजीव होता है, जो सजीव होता है, उसको हम इंग्लिश ग्रामर में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। जो आपका सजीव होता है, जिसको हम लिविंग कहते हैं इंग्लिश के अंदर, उसको हम लोग इंग्लिश ग्रामर में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहेंगे। और ए लेटर की बात करें तो ये आपका हो जाएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ए लेटर की बात करें तो ये आपका हो जाएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। दो ऑब्जेक्ट है इसके अंदर। रानी ने दिया, उसको दिया, रानी ने उसको क्या दिया? अरे भाई, एक लेटर दिया। रानी ने, रानी गेव, गिव का सेकंड फॉर्म है यहाँ पे गेव, फिर बताने की आवश्यकता नहीं है। पिछला 9th वाला सवाल देखना, पास्ट सिंपल टेंस पे बेस्ड था। रानी ने उसको दिया पत्र, ठीक है, तो यहाँ पे हिम इसका ऑब्जेक्ट है, और ए लेटर भी यहाँ पे इसको ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म वॉज में जाएगा, ए लेटर वॉज गिवन टू हिम बाय रानी। ए लेटर वॉज गिवन। देखो, अगर हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बना रहे हैं, देखो आप दोनों ऑब्जेक्ट से बना सकते हो, ठीक है ना, आप दोनों ऑब्जेक्ट से बना सकते हो, ये सही है। ए लेटर वॉज गिवन। अब अगर आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाते हैं तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले टू लगाना पड़ेगा। ए लेटर वॉज गिवन टू हिम बाय रानी, सही है। यहाँ पे ए लेटर वॉज गिवन टू हिम होना चाहिए था, यहाँ पे ये इसमें गलती है, टू नहीं लगाया हुआ है। अगर हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बना रहे हैं तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले आपको टू लगाना पड़ेगा, ठीक है, इसलिए ये तो आपका आंसर नहीं आना चाहिए था। ही वॉज गिवन ए लेटर बाय द रानी, ही वॉज गिवन ए लेटर बाय द रानी, यानी दा कहां से लेके आया? बाय रानी होना चाहिए था, क्योंकि नाउन अपने आप से दा नहीं ले लेगा। क्वेश्चन में जब नहीं है तो नहीं लगना चाहिए था। ही वॉज गिवन ए लेटर टू रानी, टू भी नहीं लगना चाहिए था यहाँ पर। ये आपका आंसर यहाँ पे आपका आ जाएगा ए आंसर आपका आ जाएगा, बिल्कुल सटीक आपका उत्तर है, ठीक है। डबल ऑब्जेक्ट वाले वाक्य ऐसे ही आपको करने चाहिए।
आई थिंक स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। तो स्टूडेंट्स 10 क्वेश्चन इसमें करवाए हैं मैंने इस क्लास के अंदर। आप लोग बिल्कुल इसको अच्छे से पढ़ना, अच्छे से इसकी प्रिपरेशन करना, और ये आपके लिए बहुत फायदेमंद क्लास होगा एक्टिव पैसिव का दूसरा ये क्लास है। और आज की क्लास के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास अगले दिन।